चलिए अब देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं? आपको मालूम है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है। मैंने आपको बताया था एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है एंटीबॉडी की, वहां से एंटीजन अटैच होता है और अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं। तो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है और पर्टिकुलर एंटीबॉडी का सिक्रेशन पर्टिकुलर बी सेल करेगी। हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर बी सेल को बॉडी से बाहर निकाला और उससे माइलोमा सेल से जोड़ दिया। माइलोमा सेल मतलब कैंसर सेल, कैंसर सेल से जोड़ दिया। तो बी सेल और कैंसर सेल जब आपके जुड़ गई तो ये बन गई हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल, ये आपके हाइब्रिडोमा सेल बन गई। अब ये जो हाइब्रिडोमा सेल है इसको इन्होंने रखा कल्चर मीडियम में, टिश्यू कल्चर में। इसे कल्चर मीडियम में रखा। कल्चर मीडियम में जब इसको रखा इन्होंने हाइब्रिडोमा सेल को, तो कल्चर मीडियम में ये हाइब्रिडोमा सेल डिवाइड हुई। क्यों? एक्चुअली कैंसर सेल की पावर है कल्चर मीडियम में डिवाइड करने की, और कैंसर सेल के संग बी सेल अटैच है। तो कैंसर सेल डिवाइड करेगी तो साथ में बी सेल की भी कॉपियां बनेंगी। तो इस तरीके से कल्चर मीडियम में इसकी बहुत सारी कॉपियां बन गई, मतलब बी सेल की भी बहुत सारी कॉपियां बन गई। तो ये जो बी सेल की बहुत सारी कॉपियां बन गई, हर सेल ने एंटीबॉडी सीक्रेट की तो बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई। तो ये आपके जो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, इसे कहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब एक बी सेल की बहुत सारी कॉपियां बनी, क्लोन बने और सभी क्लोन ने एंटीबॉडीज निकाली, तो ये कहलाएगी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बी की क्लोन सेल्स के द्वारा सीक्रेट होने वाली एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज आजकल किया जा रहा है आर्टिफिशियली तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को इस एंटीजन से इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बाहर से अगर हम एंटीबॉडीज दे दें तो इसका क्योर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर की जाती है और फिर बाहर से एंटीजन को मारने के लिए आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसे मिस्टर कुलियो कोहलर और मिलिस्टिन ने प्रिपेयर किया था। मिस्टर कुलियो कोहलर और मिलिस्टिन ने इस एंटीबॉडी को प्रिपेयर किया था। तो ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन में हेल्प होती है। अब आइए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? बॉडी में डिजीज से लड़ने की जो पावर पाई जाती है, डिजीज से लड़ने की जो नेचुरल पावर पाई जाती है हमारी बॉडी में, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। आपने देखा होगा कि हमारे दिन भर में कितने वायरस, कितने बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। अगर हम अपना हाथ ही अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कोई भी चीज खाइए हाथ धो के खाइए, कोई भी चीज हाथ लगाइए उसके बाद हाथ धोइए। क्यों? हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस हो जाते हैं और दिन भर अंदर जाते हैं। तो क्या हम हर माइक्रोब्स या हर आपके बैक्टीरिया वगैरह के लिए मेडिसिन तो नहीं लेते ना, क्योंकि कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है जो बाहर से आने वाले एंटीजन को अपने आप से फाइट कर लेता है। तो वही सिस्टम हमारा कहलाता है इम्यून सिस्टम, और वही हमारी इम्यूनिटी कॉज करता है डिजीज से लड़ने की पावर। तो डिजीज से लड़ने की जो नेचुरल पावर पाई जाती है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो ये जो
इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि किसी की स्ट्रांग है तो किसी की वीक। तो कहते हैं ना ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, मतलब इसकी इम्यूनिटी वीक है, और ये इसको कुछ नहीं होता, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो ये जो हमारी नेचुरल पावर है इम्यूनिटी, ये भी हमारे बॉडी पे, खान पान, डाइट वगैरह पे डिपेंड करती है। तो कहते हैं डॉक्टर ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, सारी सीरियल्स, दालें खाइए, सब कुछ खाइए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, ऐसी चीजें खाइए जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, प्रोटीनियस डाइट लीजिए। तो ये आपके इम्यूनिटी हमारे खान पान पे भी डिपेंड करती है। जो लोग ज्यादा चूजी होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर चीज डाइट में लेना चाहिए। जो वे है इम्यूनिटी शो करने का, मतलब कोई एंटीजन हमारे अंदर आया तो हमारी बॉडी ने उसे कैसे फाइट करके हमारी बॉडी को जो है डिजीज से बचाया, तो ये जो वे है इसे कहेंगे इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कैसे एंटीजन आया, हमने उसे कैसे फाइट करके अपने आप को डिजीज से बचाया हमारी बॉडी ने, ये क्या कहलाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी। ये आपकी इम्यूनोलॉजी हो जाएगी। और इम्यूनोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो आपके इम्यूनोलॉजी के फादर हैं। तो ये है आपकी इम्यूनिटी। तो सबसे पहली चीज इम्यूनिटी के टाइप पे चलते हैं। तो इम्यूनिटी क्या हुई, बॉडी में डिजीज से लड़ने की जो नेचुरल रेजिस्टेंस पावर है, नेचुरल रेजिस्टेंस पावर। तो नेचुरल रेजिस्टेंस जो पावर है बॉडी में वो हमारी कहलाती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी पे। इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो इम्यूनिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, बाय बर्थ मिली है, जो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिली है, इनहेरिटेंस के द्वारा, इनहेरिटेंस के द्वारा हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं होती, जनरल होती है, नॉन स्पेसिफिक। तो इसे कहते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी। चूंकि इनहेरिटेंस के द्वारा हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, इसलिए इससे हम जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो क्या हुई इन्नेट इम्यूनिटी, पहली चीज बाय बर्थ मिली है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि एक तो ये हमारी एंटीबॉडीज माँ के प्लासेंटा से बच्चे में जाती हैं, दूसरी माँ के मिल्क से बच्चे में जाती हैं। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग डेज का जो मिल्क होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये आपके नेचुरल इम्यूनिटी बच्चे में आती है। तो इस तरीके से ये इनहेरिटेंस के द्वारा पेरेंट से बच्चे में आ रही है, इसलिए इसे जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। बाय बर्थ मिल रही है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं होती। हाँ, कुछ कुछ जगह ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी होती है, जो आगे बताऊंगी। कुछ जगह स्पेसिफिक है जो पर्टिकुलर पेरेंट से पर्टिकुलर बच्चे में आती है, लेकिन जनरली ये आपके नॉन स्पेसिफिक होती है। और इस तरीके से ये हमारी इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के, अब ये इम्यूनिटी को अकम्प्लिश करने में हमारी बॉडी में
डिफरेंट टाइप के बैरियर्स पाए जाते हैं, और जो बैरियर्स हमारे अंदर एंटीजन को अंदर आने से रोक देते हैं। मतलब इस इन्नेट इम्यूनिटी को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको करने आपके इन्नेट इम्यूनिटी को रखने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के बैरियर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये जो बैरियर्स हैं, ये हमारे अंदर आने वाले एंटीजन को पहले तो अंदर आने से ही रोकते हैं, और अगर एंटीजन अंदर आ भी जाए तो उसे वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो बैरियर्स हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनको हम जनरली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। तो ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर। देखिए, अब हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के क्या बैरियर हैं। सबसे पहला आ जाइए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? एक्चुअली हमने अभी आपको बताया, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो कि आपकी नॉन स्पेसिफिक है और नेचुरल हमें बाय बर्थ मिली है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ बैरियर हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर आने से, एंटीजन को अंदर आने से रोकती हैं, जिसमें आपके सबसे पहले फिजिकल बैरियर आ जाएगा। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आ जाएगी हमारी बॉडी की स्किन। ये जो हमारी स्किन है, अगर आपने पढ़ा हो, स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, इसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, और ये जिसके कारण स्किन की अपर मोस्ट लेयर की सेल डेड होती हैं, हार्ड होती हैं और प्रोटेक्टिव होती हैं। केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन है, जिसके कारण सेल डेड होती हैं, हार्ड होती हैं और प्रोटेक्टिव, वाटर प्रूफ है। तो ये बाहर से एंटीजन को अंदर नहीं आने देती। तो इस तरीके से स्किन से अगर कहीं घाव नहीं है तो स्किन से आपके कोई एंटीजन अंदर नहीं आता। तो सबसे पहले हमारा स्किन हो जाएगी। स्किन जो है हमारा पहला बैरियर है। स्किन हमारा पहला बैरियर है जो एंटीजन को अंदर आने से रोकता है। तो उसके बाद देखिए, स्किन के बाद आप देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इन सब जगह, इन सभी ट्रैक्ट की वॉल पे म्यूकस की लेयर पाई जाती है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इनकी वॉल पे म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और ये म्यूकस की जो लेयर है, ये म्यूकस की लेयर होती है जो अंदर आने वाले माइक्रोब्स को अपने में ट्रैप कर लेगी, जिसे अंदर जाने से रोक देगी। तो ये है फिजिकल बैरियर जो एंटीजन को अंदर आने से रोकते हैं। नाक क्या होती है? नाक जो है वो म्यूकस ही है। तो यहाँ पे आपके म्यूकस की लेयर है, जब एयर से कोई माइक्रोब्स जाएगा तो वो आपके म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा, जो नाक के फॉर्म में या फिर अंदर ट्रैक से जाके कफ के फॉर्म में, किसी भी तरह ये बाहर निकल आता है। तो ये म्यूकस जो है माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है और उसे अंदर आने से रोक देती है। तो ये हुआ आपके फिजिकल बैरियर, जिसमें स्किन और आपके म्यूकस आ जाएंगे डिफरेंट ट्रैक्ट में, जो एंटीजन को अंदर आने से रोक देते हैं। फिर आइए दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल, पानी की बोतल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, इसमें आपके हमारे आईज में टीयर्स होते हैं, आंसू, और हमारे सलाइवा होता है। इन सब में आपके एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। टीयर्स में, सलाइवा में आपके एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ये आपके एंटीबैक्टीरियल
एंजाइम है, एंटीबैक्टीरियल है। अब मान लीजिए किसी कारण से माइक्रोब्स अंदर चला भी गया, तो टीयर्स में, आपके सलाइवा में, तो इनमें जो आपके एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, लाइसोजाइम, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि हमारे और अंदर वो नहीं घुस पाएगा। फिर भी अगर घुस गया तो मान लीजिए हमारे स्टमक में आ गया। स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, HCl होता है, और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी पीएच लगभग 2 होती है, 2 पीएच होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम के कारण ये बैक्टीरिया वहां पे मर जाएगा। तो इस तरीके से ये है हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि अंदर आने वाले माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल